नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज के विशेष मेहमान हमारे शिक्षक दिवस की श्रृंखला के उपस्थित हैं श्रीमती राजेंद्री कन्याल मैडम, जो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर में बतौर शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं। और आप प्राथमिक शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में आपका बहुत लंबा शिक्षक का अनुभव रहा है। साथ ही साथ आप 2017 में उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए और सामाजिक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। तो अब मैम आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ शिक्षा के मुद्दों को लेकर के और हमारी जो बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें नवाचारी गतिविधियों पर होने वाली शिक्षकों की गतिविधियों पर और उन पर किए जाने वाले कार्यों पर। मैं धीरज खड़ाई जी से निवेदन करूंगा कि आप सर शुरुआत कीजिए आज के इस खास कार्यक्रम की श्रीमती राजेंद्री कन्याल मैम से। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैडम बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर आपका। और हमारा सौभाग्य भी है कि हम एक ऐसे शिक्षिका के साथ बैठे हैं जिनको राज्यपाल पुरस्कार अपने कामों के आधार पर प्राप्त हुआ है और सबके लिए प्रेरणादायी भी आप हैं। तो मैं सीधे प्रश्न पर आना चाहूंगा कि मैडम आपने प्राथमिक शिक्षा का दौर भी देखा है, उसमें आप रही हैं, जूनियर में भी आपने काम किया है और अभी माध्यमिक में आप काम कर रही हैं। तो आपको कितनी चुनौतियां लगती हैं? प्राथमिक स्तर पर क्या चुनौतियां रहती हैं या माध्यमिक स्तर पर कितनी चुनौतियां हैं, या क्या अंतर देखती हैं बच्चों को सीखने सिखाने में कि प्राथमिक पर क्या और माध्यमिक में कितना अंतर है? थैंक यू सर। सबसे पहले सर मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इसके लिए योग्य समझा, आपने मुझे इसके लिए चुना। सर मेरी बहुत लंबी सेवा बेसिक में रही है। 1992 में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था बेसिक में और 2007 में मैं जूनियर में गई। तो इतने लंबे समय तक 2 विद्यालयों में मुझे कार्य करने का मौका मिला। 9 साल मैंने प्राथमिक विद्यालय देवी सोना में किया। तो वहाँ पे छात्र संख्या जब मैं गई थी बिल्डिंग भी नहीं थी और मात्र 23 छात्र संख्या थी। तो धीरे धीरे वहाँ पे जब उन्होंने 2-4 साल बाद वहाँ के गार्जियन ने मेरा काम देखा, छात्र संख्या वहाँ पे 56-57 तक पहुंच गई थी, जबकि सेवित क्षेत्र बहुत छोटा था। तो मैं ये कहना चाहूंगी, उसके बाद मैं कुछ मेरी अपनी परिस्थितियों के कारण केंद्रीय विद्यालय डीडी हाट में रही। वहाँ पे छात्र संख्या बहुत थी, 300-400 थी और 9 हम स्टाफ वहाँ पे हुआ करता था। उसके बाद मेरा 2007 से 2009 तक मुझे जूनियर मेडकी में काम करने का मौका मिला और 2009 से मैं लगातार अभी तक अटल उत्कृष्ट बाबू रायका नारायण नगर पे हूँ। तो मैं मानती हूँ सर कि सबसे ज्यादा चुनौती इन तीनों विद्यालयों में, तीनों स्तरों में सबसे ज्यादा चुनौती बेसिक के शिक्षक के साथ होती है। ये मेरा हमेशा मानना है। कारण ये होता है सर कि देखिए वहाँ पे टीचर को पढ़ाना तो है ही, सब्जेक्ट सारे ही हैं, बच्चे चाहे कम है या ज्यादा हैं, उसके अतिरिक्त भी उसके पास इतना काम का बोझ होता है। चौकीदार भी वो खुद है, घंटी भी उसको खुद लगवानी है, मध्याह्न भोजन भी उसको देखना है और बच्चे की देखरेख भी उसको करनी है। विद्यालय आने से लेके प्रार्थना सभा से छुट्टी तक जितने भी कार्य होते हैं उसको 1 या 2 स्टाफ जितना वहाँ पे होता है पूरा उनको संचालित करना होता है। जूनियर स्तर में 3 ही कक्षाएं होती हैं, बच्चे भी थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा चुनौतियां कम हो जाती हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि माध्यमिक स्तर पे क्योंकि वहाँ पे सारी अगर विद्यालय में सुविधाएं हों, 4th क्लास वहाँ पे होता है, ऑफिस स्टाफ होता है, शिक्षक का पूरा ध्यान अपने विषय पर ही होता है, अपने विषय को ही वो फोकस करता है। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ वहाँ पे कर सकता है माध्यमिक स्तर पे, ये मेरा मानना है। लेकिन छोटे बच्चों के साथ पढ़ाने में जो आनंद आता है सर, उनके साथ जो हम खेल खेल में जो शिक्षा करते हैं, वहाँ पे जो हम बच्चे को सिखाते हैं, वो भी एक बहुत अलग ही अनुभव होता है, बहुत आनंददायी वो मुझे लगता था। और तीनों स्तरों में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जी बिल्कुल। प्राथमिक में वास्तव में चुनौतियां बहुत हैं कि छोटे बच्चे को जब अ लिखाना आप सिखाते हैं तो हर बच्चे का हाथ पकड़ करके आपको लिखाना पड़ता है। तो वहां पर वास्तव में चुनौतियां हैं। और बहुत सारे देशों में तो सर जो प्राथमिक शिक्षक है सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता है, काफी ज्यादा डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं। तो क्योंकि जड़ वहाँ पर मजबूत की जाती है और काम भी वहाँ पे टीचर का सबसे चुनौती भरा कठिन होता है रहता है।
जड़ मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मतलब नींव अच्छी बनेगी तो बिल्डिंग बढ़िया वो बनेगी। तो है सर। तो एक प्रश्न और इसी के साथ जुड़ा हुआ, मैडम आपको राज्यपाल पुरस्कार मिला हुआ है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि आप किन किन क्षेत्रों में आपने काम किया, क्या नवाचारी ऐसे मतलब काम किए, या ऐसे सामाजिक कौन से काम रहे आपके जिसके लिए आपको इस पुरस्कार के लिए चुना गया? जी सर, इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगी, जब मैं बेसिक पे ही थी तो मेरे साथ एक बार यहाँ पे हमारा तब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, डाइट में पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक यहाँ पे आए हुए थे और वहाँ के जो निदेशक महोदय थे वो मेरे विद्यालय में देवसुना में निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने वहाँ पे जो काम देखा तो उनको काफी पसंद आया, अच्छा लगा। और उस वर्ष जो रुचिपूर्ण शिक्षा की कक्षा 2 की जो पाठ्य पुस्तक बनी थी पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें देवसुना के बच्चों का फोटो कवर पेज में बाहर पे वही चढ़ा हुआ है अभी तक भी। अच्छा। और उसके बाद मैं वहाँ पे क्या हुआ था कि अन्य जो मेरे साथी शिक्षक थे वो सर के ऊपर दबाव बनाने लगे, जोशी जी हमारे यहाँ पे जो एबीएसए सर हैं, कि मैम को आप राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित कीजिए, इनको मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर हंसते थे, कहते थे अभी इनको 5-7 ही साल हो रहे हैं, 10 साल तो होने दीजिए, ऐसी शायद कुछ बाध्यता उसमें होती थी। जी। उसके बाद सर कभी इस ओर ध्यान गया भी नहीं, मैं अपने तरीके से शिक्षण करते रही। और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, अगर जिस पेशे से हम जुड़े हैं तो वहाँ पर तो जितना हमसे संभव हो सकता है हमको हर शिक्षक करता भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा परिवार पल रहा है, अच्छा खासा वेतन हमको मिलता है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे नारायणनगर में काम कर रही थी सर, 2016 की बात थी, तो मुख्य शिक्षा अधिकारी हमारे यहाँ आए थे। मैं कक्षा 8th में पढ़ा रही थी। मैंने बच्चों को श्यामपट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी संसार के नक्शे में कि इनको ढूंढो, और बच्चे ढूंढ रहे थे उनको, अपने एटलस उनको दे रखी थी मैंने। तो सर ने सीधे उनसे ही क्वेश्चन किया कि बच्चों जो चीजें श्यामपट में लिखी हैं संसार के नक्शे में, क्या आप इनको सब जानते हैं, आप बता लेंगे इनको? बच्चे बहुत जोर से चिल्लाए, यस सर। तो सर ने उनसे बहुत सारी चीजें पूछी तो बच्चों ने लगभग सारी बता दी। सर ने मेरे से कुछ नहीं कहा, ऑफिस में जाके जो हमारे उस वक्त प्रिंसिपल थे भट्ट सर, उनसे बोला कि आज के समय में तो मानचित्र एटलस ये तो सब गायब ही हो गए हमारे विद्यालयों से। जब हम पढ़ते थे तो सारा हम इनका प्रयोग करते थे कक्षा में, अब तो ये लगभग गायब हो चुके हैं। और आपकी मैम बच्चों से भी कहा उन्होंने कि ये बहुत अच्छा इन्होंने वर्क कर रखा है कि सारे बच्चों को एटलस दिला रखे हैं और मानचित्र का ये बहुत अच्छा अभ्यास करा रही है, और सोशल साइंस में ये बहुत आवश्यक भी है। और सर से वो जिद करके कहने लगे कि आप मैम को पुरस्कार के लिए भरवाइए। फिर उनके जाने के बाद सर ने मेरे से कहा कि मैम जब अधिकारी खुद आके कह रहा है तो आप इसको भरिए इस साल। तो सर मैंने भरा, फॉर्म भरा उस साल, और भगवान की दया से मुझे मिल गया है। वैसे तो मैं मानती हूँ सर पुरस्कार के रूप में ये हमको थोड़ा वो जरूर करता है, प्रोत्साहन देता है आगे बढ़ने के लिए। और लेकिन पुरस्कार के रूप में मैं तो ये मानती हूँ कि हर शिक्षक जो काम करता है तो उसका पुरस्कार है। वेतन के रूप में उसको बहुत अच्छा वेतन हमको आज मिलता है, और वो फलीभूत भी होगा अगर हम मेहनत से काम करेंगे। तो ये हमारा अपना लक्ष्य ही है, हमको पढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। पुरस्कार मिलना न मिलना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें एक तो क्या होता है कि सर काम करने वाले टीचर को वैसे तो देखा जाए तो ऊपर से देखना चाहिए, हमको खुद अपने को शो करना होता है कि मैंने ये काम किए, वो शायद बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग मैंने भरा, ये किया अधिकारी ने कहा तो मैंने भरा और मुझे मिला भी सर। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम शिक्षा के साथ साथ आपने बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आपने बच्चों के लिए और समाज के लिए बहुत सारे विशेष काम किए हैं। जरा हमारे शिक्षकों के समूह और अन्य लोगों के समूह की थोड़ा जानकारी हम चाहेंगे कि आप उन क्षेत्रों में जहां आपने काम कर रहे हैं और जहां आप स्कॉलरशिप कुछ देती हैं हमने सुना है, तो उसका जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे। सर मेरा ये मानना है कि जितना हम लोग कमाते हैं अगर उसका थोड़ा सा कुछ प्रतिशत अगर बच्चों की भलाई में, कुछ बच्चों को इसकी नीड भी होती है, बहुत आवश्यकता भी होती है, तो उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए मैंने प्रयास किया कि मेरा अपना मायका ही हाट गांव में पड़ता है। तो यहाँ पे एक विद्यासागर पब्लिक स्कूल चलता था। तो मेरे पापा 1971 के युद्ध में शहीद हुए हैं, तो उनके नाम से मैंने वहाँ पे एक स्कॉलरशिप शुरू की थी। तब मम्मी थी हमारी, तो वहाँ के जो टॉपर 3 बच्चे होते हैं 1-1 हजार रुपया उनको वहाँ पे दिया जाता है।
और वही फिर मैंने अपने हस्बैंड के नाम से किरौली जूनियर हाई स्कूल है एक, वहाँ पे भी मैंने ये शुरू करवा रखा है कुछ वर्षों से। वहाँ पे भी टॉपर जो 3 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को 1,000 रुपया वहाँ पे भी हर साल दिया जाता है। और अपने विद्यालय में मैं कोशिश करती हूँ, मैंने बच्चों से भी कह रखा है कि SST में जितने बच्चों के 80 से अधिक अंक आएंगे तो हर बच्चे को 500-500 रुपया, और 90 से अधिक अंक जो बच्चा लाएगा तो 1,000 रुपया मैं हर साल देती हूँ। इसके अलावा मैं ग्रुप निर्माण करती हूँ, हर कक्षा में ग्रुप में ही मैं उनका साल भर वर्क करवाती हूँ। और उसका एक चार्ट बना होता है हमारा, जितनी गतिविधियां क्लासरूम में शिक्षण से लेके अन्य गतिविधियां जो होती हैं उन सबको मैं वहाँ पे अंक देते रहती हूँ वर्ष भर। उसके बाद साल के लास्ट में उनका टोटल किया जाता है, जितने अंक उनको मिलते हैं, जिस ग्रुप को फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है तो उनको भी पुरस्कार में अपने स्तर से देने की कोशिश करती हूँ पूरे ग्रुप के हर बच्चे को। इसके अलावा 1-2 साल से मैंने एक सामान्य ज्ञान वाला भी स्टार्ट कर रखा है। 7, 8, 9, 10 के बच्चों को सबको एक साथ वर्ष भर में सामान्य ज्ञान लिखाती हूँ। 1000 से अधिक प्रश्न अभी मेरे बच्चे लिख चुके हैं। अच्छा। अब जब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद का जो समय होता है सर हमारे पास, वहाँ पे काफी समय मिल जाता है, तो उस समय का सदुपयोग मैं इसी में करती हूँ। 10-15 दिन बच्चों को बैठाती हूँ अलग अलग ग्रुप में, और उनको अपनी अपनी कॉपी से वो सामान्य ज्ञान जो उन्होंने लिखा होता है उसको याद करने के लिए कहती हूँ। उसके बाद एक पेपर बनाने के बाद उनका परीक्षण करते हैं, और जो बच्चा टॉपर 3 निकलते हैं उनको भी मैं अपने स्तर से पुरस्कार देने की कोशिश करती हूँ। ऐसे हाट गांव में एक मंदिर है, वहाँ पे भी एक धर्मशाला मैंने बनाई। यहाँ पे GGIC स्कूल मेरे घर के एकदम नजदीक में है। मुझे लगा कि इस स्कूल में चारदीवारी भी नहीं है और चारों ओर से खुला था, सब लोग आके जानवर वगैरह भी नुकसान करते थे, तो यहाँ पर भी मैंने वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके एक गेट के बाहर का जो मेन गेट है वो भी मैंने बनवाने की वहाँ पे कोशिश की। इस तरह से बहुत ज्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा सा प्रयास करती हूँ कि कुछ समाज के लिए भी कर पाऊँ। नहीं, जितने भी काम आपने कर रखे हैं वो बच्चों को और समाज को प्रेरित करने वाले हैं। पुरस्कार तो पुरस्कार अलग चीज है, लेकिन बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है और वो अच्छे करने की सीख रहा है, तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चे के लिए। तो आज जो भी गतिविधियां आपने संचालित कर रखी हैं और जो कर रही हैं वर्तमान में, ये हम सब शिक्षकों के लिए एक उजाला दिखाने का काम करेगा मेरे हिसाब से सर। निश्चित धन्यवाद सर, ये प्रेरणादायी काम तो है। तो एक प्रश्न ये है कि आप कक्षा में जो कुछ नवाचारी गतिविधियां करती हैं या बच्चों के लिए, थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा उसको बताइए कि किस प्रकार से आप क्या PLM निर्माण है या कुछ ऐसी चीजें आपने करी होंगी, थोड़ा सा बताइए। सर कुछ चीजें तो अभी मैंने जैसे बताया कि ये मेरा मैंने जब डाइट में हम लोग प्रशिक्षण लेते थे तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जब टीचर लोग कोई काम दिया जाता था तो बड़ा उनको भार स्वरूप महसूस होता था कि कैसे करें, ये काम नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जब ग्रुप बनाए जाते थे उसके अंदर जब काम दिया जाता था तो बड़ी सरलता से वो काम हो जाता था। उसके अंदर जिस टीचर में जो योग्यता होती थी वो सब निखर के आती थी बाहर। तो मैंने सोचा कि इसका उपयोग हम अपने विद्यालय में भी क्यों न करें। तो कम से कम 10-12 साल से रेगुलर मेरे यहाँ पे ग्रुप बन रहे हैं। हर क्लास में मैं ग्रुप बनाती हूँ, 3 या 4 बच्चों का ग्रुप बनाते हैं। उसमें एक बच्चा जो तेज है और 1-2 बच्चे उसके साथ कमजोर, ताकि उन बच्चों को ये रहता है कि साल भर उनके दिमाग में भले ही छोटा सा उनको पुरस्कार मिलता है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे ग्रुप को फर्स्ट निकाला। तो अपने साथी को भी मेरे से ज्यादा वो सहयोग ग्रुप लीडर करता है और बार बार पूछता है कि आपका काम पूरा क्यों नहीं है, हमको नंबर कम हो जाएंगे, आपने ये लर्न क्यों नहीं किया, हमारे नंबर कम हो जाएंगे। तो ये मेरे को बहुत बड़ा सहयोग देते हैं ये ग्रुप। इसके अलावा मैंने वहाँ पे एक सामाजिक विज्ञान कक्ष का निर्माण कर रखा है। मुझे लगा कि सामाजिक विज्ञान के लिए अगर अलग से कमरा होगा तो मैं अपने प्रिंसिपल सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये कक्ष उपलब्ध कराया। तो वहाँ पे मैंने बच्चों के द्वारा बनी जितनी चीजें हैं वो सारी उस कमरे में सजा रखी हैं। सोशल साइंस से संबंधित ग्लोब वगैरह, मॉडल है, चार्ट है। बच्चे अपने बड़े भाई बहनों के या उनके द्वारा बने हुए जब उस कार्य को देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं और उस रूम में बैठने में उनको बड़ा आनंद आता है। कोई भी अधिकारी या कोई भी आता तो SST रूम को जरूर देखता है और उनको अच्छा लगता है। अच्छा जी। इसके अलावा मैं बच्चों को मैप वर्क पे विशेष ध्यान देती हूँ सर। मैंने वहाँ पे ऐसे मैप बना रखे हैं जिनमें राज्य के नाम नहीं लिख रखे हैं या संसार के देशों के नाम नहीं है। तो पहले बच्चा लर्न करता है ग्रुप में, उनको मैं छोटे छोटे मैप दे देती हूँ, एटलस दे देती हूँ, लर्न करता है। उसके बाद फिर उस चार्ट में उनसे पूछवाती हूँ कि बेटा ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है, और जिस बच्चे ने पूरे बता दिए तो उसको भी वहाँ पे पुरस्कार कुछ दिया जाता है। इससे जो नीरज शिक्षा है उस पर काफी थोड़ा रुचि आती होगी, क्योंकि जो कक्षा की दीवारें हैं वो हमेशा कोरी रहती है, खाली रहती हैं, उनमें कुछ न कुछ लिखा होगा तो बच्चे की नजर जहाँ जहाँ जाएगी वहां से वो कुछ न कुछ सीखेगा।
क्योंकि बच्चा पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, तो वो जरूर उसकी नजर में आ सर जाएगी, शुरुआत के सीखता है। 8-10 दिन तो जब बच्चा उस कमरे में बैठता है ना, तो उसका ध्यान तो वहीं होता है, वहीं दीवारों हाँ। पे ही होता है, वही चीजें सारी देखता रहता है वो। बिल्कुल। उसके बाद जब रेगुलर बैठता है तो फिर धीरे धीरे वो ग्राउंड पे आ जाता जी। है। और मुझे सारा TLM उसी रूम में मिल जाता मिल जाता है, है। तो मैं छोटी कक्षाएं लगभग वहीं पे पढ़ाती हूँ। जो बड़ी 9th 10th की क्लास है उनको क्लासरूम में पढ़ाती हूँ। जी बिल्कुल, रुचिकर शिक्षा बनाने के लिए TLM निर्माण बहुत जरूरी है और रोचकता भी इसमें बनी रहती है। अब एक क्वेश्चन ये है मैडम कि आपने वो दौर भी देखा है जब सोशल मीडिया नहीं था, अब ये दौर भी देखा है जब सोशल मीडिया का दौर है, तो उस समय जो टीचर का लिंक डायरेक्ट बच्चे से होता था और किस स्कूल में क्या चल रहा है कुछ ऐसा पता नहीं होता था, तो कितना कैसा लगता है कि वो दौर ज्यादा अच्छा था या आज का दौर अच्छा है, मतलब आपको क्या कहना चाहेंगे आप इससे? हाँ सर, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये हम लोग कभी कभी अपने स्टाफ में आपस में चर्चा भी करते हैं, जो पुराने लोग हैं, कि बहुत लंबे समय तक सर ये मीडिया तो अभी कुछ ही वर्षों से चला, जिससे हमको पता चलता है कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है। यह तत्काल सुबह हमारे ग्रुप में डाल दिया जाता है, शाम तक हमको ये न्यूज डांट देनी है, ये करना है, ये काम करना है। और जबकि उसमें क्या होता था, महीने में केवल एक मीटिंग होती थी, ABSC मीटिंग लेते थे और इतने दूर दूर से टीचर आते थे, वहां पे ही उनको जितनी सूचनाएं दी जाती थी उसी के अनुसार टीचर अपने विद्यालय में काम करता था। बगल के विद्यालय में, अगले जिले में, अगले ब्लॉक में क्या काम हो रहा है उनको कोई जानकारी इसकी नहीं होती थी। कुछ ऐसी चीजें ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा सा उनको मिल पाती थी और बाकी उनका लिंक किसी से नहीं होता था और पूरा ध्यान बच्चे और टीचर का ही आपस में रहता था। अगर टीचर समर्पित भाव से काम करे तो काम करने के लिए बहुत आनंद आता था, मुझे तो ये लगता है। जी। और दूर दराज में जब मैं देवसुना में काम करती थी तो वहाँ पे तो हम लोग स्कूल के बाद भी फ्री होते थे, बच्चों को बुला के अपने पास बैठा के घर में भी उनको पढ़ाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज के दौर में जो शिक्षा है सर, कहीं कहीं पे तो मैं कहूंगी ये आज समय की मांग भी है, जरूरी भी है, लेकिन कहीं कहीं पे ये मेरे को बहुत ज्यादा तनाव, बोझिलता, मेरे को लगता है कि हम अपने जो मूल पेशे हैं उससे ज्यादा अन्य चीजों में ज्यादा भटक गए हैं। डाकें हमारे ऊपर इतनी थोप दी जाती है, सुबह आदेश आता है, शाम तक दो, कल तक दो, तत्काल दो, तो जो मुख्य पेशा हमारा बच्चे के साथ होता है उससे हम लोग बहुत ही टेंशन में या दबाव में बने रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर वो दौर भी अच्छा था, लेकिन समय के अनुसार अब हमको चलना है तो ये हमको सीखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मतलब आजकल बहुत सारे टीचर ऐसे काम करके उसमें डालते हैं तो एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, ऐसा? हाँ, ये भी मेरे को लगता है सर कि अच्छी बात है, क्योंकि ये अपनी अपनी नजरिया है, अपने अपने देखने का तरीका है, कौन शिक्षक क्या काम कर रहा है। अगर हमको वो कर रहा है और चुपचाप अपने तक ही सीमित रख रहा है तो फिर अन्य टीचरों को तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं भी डालती हूँ सर, मैं खुद भी डालती हूँ और मेरे साथ के बहुत सारे टीचरों का ये कहना भी है कि मैम हम आपका स्टेटस जरूर देखते हैं या आपका जो आप फेसबुक में डालती हैं वो हम जरूर देखते हैं, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि देखो नारायण नगर का बच्चा ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें मेरे को लगता है कि कुछ हद तक तो ठीक है, हम जो अपने विद्यालय में कर रहे हैं तो उसको अगर हम दिखाएं तो अन्य लोग भी उससे सीख सकते हैं। हो सकता है कोई हमसे अच्छा कर रहा हो तो वो अगर डालेगा तो उससे हम भी सीख सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को उसका फायदा मिल रहा है और बच्चे सीख रहे हैं या लोग सीख रहे हैं, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आज की श्रृंखला की इस खास कार्यक्रम में अंतिम सवाल मैम से हमारा ये है, सवाल का एक संदेश आप हमारे शिक्षक समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अपनी तरफ से कि भाई कैसे काम किया जाए चुनौती भरे इस दौर में, जबकि ICT का बड़ा चमत्कार इस बार अब हमको देखने को मिल रहा है कि जब तक हम अपडेटेड नहीं है तब तक शिक्षक को बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होने लग गया आज के जमाने में। तो आपका संदेश में लास्ट में। हाँ सर, क्योंकि मेरा तो रिटायरमेंट भी नजदीक है, काफी हम लोगों ने सर्विस कर ली है, मैं नए शिक्षक भाई बहनों से यही कहना चाहूंगी कि चुनौतियों से घबराना नहीं है। कुछ भी चुनौती हमारे सामने आ जाए हमको डट के मुकाबला करना चाहिए। अभी मैं अपने सामने ही एक चुनौती बताती हूँ। अभी इससे पहले जब मेरा विद्यालय अटल उत्कृष्ट बना, मैं सोशल साइंस से हिंदी में बड़े आराम से इतने सालों से पढ़ा रही थी, बहुत अच्छे नोट्स थे, मुझे कोई टेंशन भी नहीं था।
अचानक हमारे ऊपर थोप दिया गया है कि इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाना मीडियम है, में। और वो भी सोशल साइंस। जी जी जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। एक बार तो मैं इतना होपलेस हो गई थी कि मैं सर से सीधे कहने लगी कि सर मैं तो ट्रांसफर करके तुझसे विद्यालय में चले जाती हूँ, क्योंकि जो फ्लो हमारा इतने वर्षों से हिंदी में पढ़ाने में जो हम पढ़ा रहे हैं अपने तरीके से, वो इंग्लिश में हम भले ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था उतना ना जी। लेकिन फर्स्ट साल मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी जैसी महसूस होने लगी, एक इतना ज्यादा दबाव हो गया था मेरे ऊपर। लेकिन मैंने कोशिश की, कुछ प्राइवेट स्कूलों से, कुछ और स्कूलों से कापियां नोट्स लिए, कुछ मैंने गाइड वगैरह खरीदी, थोड़ा सोशल मीडिया से भी, यूट्यूब वगैरह से सर्च करके नोट्स बनाए। सबसे पहले 9th और 10th के, पिछले साल 9th था मेरे पास, इस बार 10th भी हो गया है। तो अभी जब बोर्ड परीक्षा ड्यूटी थी तो उस दौरान मैंने वो सारे नोट्स बनाए इंग्लिश में, तो अब मुझे वो सरल लग रहा है, अब कुछ कठिन नहीं लग रहा है। मैं सोचती थी यही चीज शायद 2-4 साल पहले होती तो शायद कुछ और अच्छा सीखने को मिलता मुझे। तो इसीलिए मैं और शिक्षक भाई बहनों से भी ये कहना चाहूंगी कि कोई भी चुनौती आती है तो एकदम घबराना नहीं है, जी जी बिल्कुल। डट के मुकाबला कीजिए। अपडेट तो रहना ही पड़ेगा आज के समय में, अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे शिक्षा के दौर में। और बहुत सारा जैसे दबाव मानसिक इतना आ रहा है, इतनी चीजें होती हैं, तो हमको करना अपने तरीके से है, जो उसमें प्राथमिकता है उसको पहले करिए। और मुख्य काम हमारा जो शिक्षण है उस पर ही हमको ज्यादा फोकस करना है कि बच्चे को इस लायक तो बना ही दें। कोर्स की बाध्यता को आप मत देखिए, मैं तो ये कहूंगी उस पाठ की जो मूल दक्षता है वो जरूर उस बच्चे को सिखा दीजिए, वो मेन चीज है। अगर हम इतना कर ले तो शायद बहुत है। डेफिनेटली मैडम, बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके, और आपके प्रेरणादायी जो विचार हैं उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे, और आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का। आपने अच्छा मेरे को भी लगा, क्योंकि काफी चीजें मुझे भी सीखने को मिलती रहती हैं। सर तो जैसे अपडेट डालते रहते हैं तो मैं हमेशा देखती हूँ सर के द्वारा भी। आपने भी जैसे आप सर स्पोर्ट में गए तो मैं देखती हूँ वहां पर भी काफी गतिविधियां होती रहती हैं। तो मीडिया से कहीं ना कहीं हमको इसका एक फायदा भी मिल रहा है। बहुत सारे शिक्षक जैसे सत्यम भाई हैं और लोग भी जो ये सारी चीजें डालते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं जरूर देखती हूँ शिक्षा से संबंधित जो भी इस तरह की चीजें होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ठीक है, का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।